नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की क्लास चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से, और साथ में जीडीसी प्रीलिम्स, जीआईसी और पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं। एनटीए नेट के लोग भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कीवुजिम। कीवुजिम क्या है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, कीवुजिम क्या है। आप देख रहे हैं कीवुजिम है क्या। तो देखिए कीवुजिम के बारे में आपको पता होगा कि ये एक प्रकार का सामुदायिक परिवार है। कैसा परिवार है? सामुदायिक परिवार है। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? बी, है ना। कीवुजिम जो है वो एक प्रकार का सामुदायिक परिवार है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवारों का समूह। सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवारों का समूह। तो सही आंसर तो आपको क्लियर हो गया है कि क्या हो जाएगा। कीवुजिम क्या है? परिवारों का समूह है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो कीवुजिम है परिवार, ये इज़राइल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इज़राइल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो इसके पहले जब मैंने सॉल्व करवाया था उसमें भी मैंने बताया था कि प्रभु जाति, है ना। प्रश्न क्या है? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया है? तो ये आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला भी। भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? भील और मीणा, है ना। दोनों जनजातियों के बारे में आप लोगों को पता है कि ये दोनों जनजातियां खासकर कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। भील और मीणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया, कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? जैसे टोडा, भील, ये सब जानते हैं, सौरा भी जानते हैं। ये जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं जो फेमस हैं, जैसे ओंगे, जारवा और सेंटलीज। आपने सुना होगा ओंगे, जारवा और सेंटलीज। ये जनजातियां जो हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, जिसमें ये भी माना जाता है कि जारवा जनजाति जो है भारत की प्राचीनतम जनजाति है। टोडा के बारे में आपको पता है कि टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, और साओरा जनजाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है। भील के बारे में आपको पता है कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है। एक शब्द है समरसता और दूसरा क्या है? असमरसता। शब्दों का प्रयोग किसने किया? जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। देखिए, इसका आंसर सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंद्रे बेतेई या आंद्रे बेते, इनकी एक पुस्तक है जिसके बारे में आपको पता होगा, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम।
आंद्रे वेते की एक पुस्तक है जो सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम। इसी बुक में इन्होंने भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था के लिए समरसता और असमरसता, समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर के इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी पुस्तक है? हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम। इसी में आंद्रे वेते ने भारत और पश्चिम, भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की है। अगला देख लेंगे, अगला प्रश्न है, अगला है सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है। सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था कैसी रहे, मतलब बदल जाए या स्थिर रहे या स्थिर रहे या प्रगति करे। देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर, है ना, उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था कैसी रहे भैया। तो उच्चतम स्तर के लोग तो हमेशा यही चाहेंगे कि यह व्यवस्था स्थिर रहे, मतलब बनी रहे। यह व्यवस्था क्या हो? बनी रहे, स्थिर रहे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधारण सा प्रश्न था, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है ना। निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी लेंस्की, मतलब विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जी लेंस्की। निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? जी लेंस्की, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है। वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपाश्रिता उपागम। क्या कहलाता है? उपाश्रिता उपागम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है या कहलाता है, क्या कहलाता है? उपाश्रिता उपागम कहलाता है। देखिए, अगर हम उपाश्रिता उपागम की बात करें तो इस पर लगभग 1980 के दशक में अध्ययन हुआ था। उपाश्रिता उपागम पर 1980 के दशक में अध्ययन हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि इसका लक्ष्य होता है कि जो अभिजात्य वर्ग है उनके पूर्वाग्रह, उनके कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, उनको दुरुस्त करना या ठीक करना, है ना। जो पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उच्च वर्ग की जाति है तो वो कहीं ना कहीं अपने एक ईगो में रहती है कि हम उच्च हैं तो बाकी लोग हमारा सम्मान करें और हम चाहें तो अपने से निम्न लोगों का तिरस्कार करें। तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने के लिए, इसके ये जो पूर्वाग्रह हैं इनको दुरुस्त करने के लिए या इनको सुधारने के लिए ही 1980 के दशक में ये उपाश्रिता उपागम समूह का निर्माण किया गया था। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, नृजातीय शब्द क्या है? नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? अब सोचिए, नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण क्या नहीं है? इसमें
पहला विकल्प दिया हुआ है संसाधनों का विषम वितरण, दूसरा है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, सी विकल्प दिया हुआ है जन शिक्षा, और डी क्या दिया हुआ है महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण, है ना, महिलाओं का सशक्तिकरण, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृजातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। नृजातीय राष्ट्रवाद से नृजातीयता से कारण नहीं है तो संसाधनों का विषम वितरण होता है, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया होता है, जन शिक्षा भी होती है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया, है ना। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, हर्बर्ट रिजले। किसने किया था, हर्बर्ट रिजले। सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट रिजले। भारत में सबसे पहले प्रजातीय सिद्धांत वास्तव में रिजले ने ही दिया था। उसके बाद कई लोगों ने दिया, जैसे मैकावरफिच, मैक्स वेबर, कोबर, है ना, और एस.सी. राय, है ना, कई लोगों ने दिया, डी.एन. मजुमदार, घुरिये, कई लोगों ने दिया, लेकिन भारत में सबसे पहले, है ना, पहले प्रजातीय वर्गीकरण हर्बर्ट रिजले ने ही किया था। याद रखिएगा, सबसे पहले किसने किया, हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस में गोटुल पाया जाता है ना, गोटुल, है ना, ये गोटुल। तो इसका आंसर सबसे पहले आप सुन लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुरिया। ये मुरिया क्या है, एक जनजाति है। मुरिया क्या है, इसी में गोटुल पाया जाता है ना। एक पुस्तक आपने सुना होगा बेरियर एल्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम ही है द मुरिया एंड देयर गोटुल, या घोटुल लिखा मिल जाता है। बेरियर एल्विन की एक पुस्तक है द मुरिया एंड देयर घोटुल, है ना। उसी में बताया गया है कि जो गोटुल है वो मुरिया जनजाति का सामाजिक और धार्मिक जीवन केंद्र है। गोटुल मुरिया जनजाति का सामाजिक और धार्मिक जीवन केंद्र है ना। और खास बात यह है कि गोटुल में अगर कोई लड़का पहुंचा तो उसे क्या कहते हैं, चेलिक, है ना। याद रखिएगा, गोटुल में लड़कों को क्या कहा जाता है, चेलिक। याद रखिए क्या कहा जाता है, चेलिक। और लड़कियों को मोटियारी कहा जाता है। लड़कियों को क्या कहा जाता है, मोटियारी। तो खास बात यह है कि निम्नलिखित में से किसमें गोटुल पाया जाता है, मुरिया जनजाति, है ना, मुरिया जनजाति। और इसका वर्णन वास्तव में किसने किया है, तो क्या बताएंगे, बेरियर एल्विन ने किया है। कौन सी पुस्तक में, द मुरिया एंड देयर गोटुल। किसमें किया, द मुरिया एंड देयर गोटुल। अच्छा प्रश्न है, इसलिए बढ़िया से व्याख्या कर दे रहे हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा। और मैंने बता दिया है कि गोटुल मुरिया जनजाति के सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। गोटुल में जाने वाले लड़कों को चेलिक और लड़कियों को मोटियारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटियारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने
किसने जाति स्तरण की संकल्पना चार प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, विशिष्टता, संरचनात्मक, सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? कहने का मतलब यह है कि प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना चार प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, विशिष्टता, संरचनात्मक, सार्वभौमिक, संरचनात्मक विशिष्टता में की है? इसका सही आंसर याद रखिएगा, योगेंद्र सिंह, है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह ने ही जाति स्तरण की संकल्पना चार प्रकारों में दिया है। सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, दूसरा क्या हो जाएगा? विशिष्टता, तीसरा क्या हो जाएगा? संरचनात्मक सार्वभौमिक, और चौथा क्या हो जाएगा? संरचनात्मक विशिष्टता। मतलब सांस्कृतिक सार्वभौमिक याद रखिएगा, फिर विशिष्टता याद रखिएगा, फिर संरचनात्मक सार्वभौमिक याद रखिएगा, फिर संरचनात्मक विशिष्टता याद रखिएगा। शब्द वास्तव में आपको दो ही याद रखना है ना, दो ही याद रखना है। एक विशिष्टता याद रखना है और दूसरा सांस्कृतिक याद रखना है, क्योंकि पहला क्या है? सांस्कृतिक सार्वभौमिक, दूसरा क्या है? विशिष्टता, तीसरा क्या है? संरचनात्मक सार्वभौमिक, और चौथा क्या है? संरचनात्मक विशिष्टता। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.एस. गुहा। क्या हो जाएगा? वी.एस. गुहा। विकल्प नंबर 1 इज राइट आंसर, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.एस. गुहा। बी.एस. गुहा ने इसमें बताया भी है कि पहला इन्होंने बताया है निग्रीटो, पहला क्या बताया? निग्रीटो, और दूसरा बताया है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और तीसरा बताया है मंगोलायड, चौथा बताया भूमध्य सागरीय, और पांचवा बताया है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, और छठा क्या है? नार्डिक। छठा क्या है? नार्डिक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? इसका सही आंसर क्या है? सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरजीत सिन्हा, है ना। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? तो क्या बताएंगे? सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये रॉबर्ट रेडफील्ड के प्रिय शिष्य थे, है ना। रॉबर्ट रेडफील्ड के ये प्रिय शिष्य थे। कौन? सुरजीत सिन्हा। और इन्होंने ही जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? N.K. बोस। सही आंसर क्या है? N.K. बोस। सही आंसर क्या है? N.K. बोस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है?
अब जरा सोचिएगा कि जाति व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो जरा सोचिए कि जाति व्यवस्था में पदानुक्रम होता है कि नहीं होता है। पदानुक्रम होता है, उच्चता निम्नता अगर है तो पदानुक्रम है। दूसरा है वंशागत पेशा, या कह सकते हैं वंशानुगत पेशा। पता चल रहा है कोई नाई है तो उसके बाबा भी नाई थे, वो भी नाई है, या मान लीजिए कोई कुम्हार है, या मान लीजिए किसी अन्य जाति का है, तो उसका पेशा भी लगभग लगभग वही चलता रहता है, बदल सकता है। वर्तमान समय में बदले हैं, लेकिन वंशानुगत पेशा देखा जाता है। दूसरा अस्पृश्यता। देखिए भाई, अगर जाति व्यवस्था है तो अस्पृश्यता है। अलग बात है हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जाति व्यवस्था में छुआछूत या अस्पृश्यता है। बहिर्विवाह है ना, तो बहिर्विवाह जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था में हमेशा क्या होता है, अंतर विवाह होता है, बहिर्विवाह देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्विवाह हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्विवाह। नेक्स्ट प्रश्न। जातीय आधार पर स्तरीकरण है। जातीय आधार पर स्तरीकरण है, तो जातीय आधार पर स्तरीकरण क्या होता है, अर्जित है या प्रदत्त है, दो ही में से छांट लीजिएगा। अर्जित हो सकता है या प्रदत्त है। भाई ये तो प्रदत्त है, प्रदत्त है, वंशानुगत है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, प्रदत्त, है ना। जातीय आधार पर स्तरीकरण क्या है, तो क्या बताएंगे, प्रदत्त, है ना। अगला, जाति किसका एक उदाहरण है। जाति किसका एक उदाहरण है, प्रदत्त परिस्थिति का, है ना। किसका है, प्रदत्त परिस्थिति का। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है ना। तो इसका सबसे पहले आप आंसर सुन लीजिएगा। आंसर है इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, सुगम ज्ञान भंडार। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुगम ज्ञान भंडार, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हम समझेंगे कि निर्जातिवादी सिद्धांत है क्या। निर्जातिवादी या निर्जाति समूह क्या होता है, या निर्जाति क्या है। निर्जाति समूह का मतलब होता है, या निर्जाति समूह जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार को पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरे से पृथक समझता है, अलग समझता है ना। निर्जाति का मतलब क्या हो जाएगा कि वो मनोरंजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से अलग समझ रहा है ना। तो सुगम ज्ञान भंडार उसमें हो ही नहीं सकता, उसमें सुगम ज्ञान भंडार नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुगम ज्ञान भंडार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। किस रूप में ज्ञात है भैया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग चैतन्य। सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग चैतन्य। सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग चैतन्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुलंब गतिशीलता। क्या हो जाएगा? अनुलंब गतिशीलता, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुलंब गतिशीलता। अच्छा, ग्रीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ग्रीन ने ही क्या बताया है कि जाति एक स्तरीकरण की प्रणाली है। ग्रीन क्या कहते हैं कि जाति एक स्तरीकरण की प्रणाली है जिसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना वास्तव में असंभव है। ये कौन कह रहा है? ग्रीन कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जाति एक स्तरीकरण की प्रणाली है जिसमें ऊपर से नीचे, यानी अगर ऊपर वाली जाति है तो नीचे नहीं आ सकती है, और नीचे वाली जाति है तो ऊपर नहीं जा सकती है। ये कौन कह रहा है? ग्रीन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। और ये जो अनुलंब गतिशीलता जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। और किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने कहा है। किसने कहा? योगेंद्र सिंह ने, है ना। निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? योगेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियां हैं? निम्न में से कौन से वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियां हैं, है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियों के बारे में टीबी बोटोमोर ने बताया है। किसने बताया है? टीबी बोटोमोर। ये बताते हैं जैसे दासता, तो सबसे पहले देखिए दासता है। फिर ये बताते हैं जाति, तो विकल्प ए में देखिए जाति भी है। फिर ये बताते हैं वर्ग, है ना, तो वर्ग भी है ना। फिर ये बताते हैं कि जागीर, तो देखिए विकल्प ए में दास्ता जाति वर्ग तथा गांव दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। विकल्प सी में दास्ता जाति वर्ग तथा नगर दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। डी में दास्ता जाति वर्ग तथा राज्य दे दिया, ये भी गलत है। जो टीवी बोटोमोर ने बताया वो क्या बताया है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? दास्ता जाति वर्ग तथा जागीर। दास्ता जाति वर्ग तथा जागीर, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? दास्ता जाति वर्ग तथा जागीर। देखिए भैया, ये सीरीज चल रही है और ये रेगुलर सीरीज चलती रहेगी, है ना। भले ही जो मैंने पहला वीडियो बना करके पोस्ट किया है उसमें 10 क्वेश्चन ही करवाए थे, लेकिन अब संख्या धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा थ्योरी की क्लास में शुरुआत में मैंने छोटा वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे और व्यू बढ़ रहे थे और मुझे लगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो फिर मैंने क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया था, टाइम भी बढ़ा दिया था और ज़्यादा करवा रहा था। वैसे ही मैं ज़्यादा करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल कम ही क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 20-22 क्वेश्चन आज भी मैंने करवा दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हुए पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।